हेलो स्टूडेंट्स। देखो लास्ट क्लास तक हमने हमारे चैप्टर केमिकल काइनेटिक्स में हमने हमारे फर्स्ट पार्ट को कवर कर लिया था। फर्स्ट पार्ट का मतलब हमने उसमें क्या क्या पढ़ा था। हमने हमारे चैप्टर के फर्स्ट पार्ट के अंदर हमने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन की बात की थी, हमने इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन के बारे में पढ़ा था, हमने काफ़ी सारे न्यूमेरिकल्स किए थे और साथ ही साथ हमने फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को काफ़ी सारे पैरामीटर्स के टर्म्स में भी समझा था। ठीक है, हमने पैरेलल, रिवर्सिबल और सीक्वेंशियल रिएक्शन की भी बात कर ली थी। ठीक है, अब हम मूव कर रहे हैं हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट पे। ठीक है, सेकंड पार्ट कौन सा है हमारे चैप्टर का? कोलिजन थ्योरी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हो गया है। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे चैप्टर के सेकंड पार्ट कोलिजन थ्योरी पे। ठीक है, अब देखें ये जो पार्ट है इसका, ये बहुत ज़्यादा इसमें न्यूमेरिकल्स नहीं है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं है जैसे पहले पार्ट में थे। ठीक है, इसमें थोड़ा सा थ्योरेटिकल अमाउंट आपके पास ज़्यादा रहेगा। तो देखिए क्या है कोलिजन थ्योरी, क्या कहती है? एक थ्योरी है। ठीक है, एक थ्योरी तो हमें सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स लिखने हैं। तो देखें सबसे पहला जो इसका पॉइंट है, इट इज़ बेस्ड ऑन केटीजी। इट इज़ बेस्ड ऑन केटीजी। अब ये केटीजी क्या है आप जानते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। आपने केमिस्ट्री में पढ़ा है और आपने फिजिक्स में भी पढ़ा है। ठीक है, लेकिन यहाँ बात हो रही है केमिस्ट्री की। ठीक, अच्छा देखो आपको कोलिजन थ्योरी के बारे में मैंने थोड़ा बहुत मैंने आपको मॉलिक्यूलरिटी में भी बता दिया था। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, for a reaction to occur, the reactant molecules must collide with each अदर। देखो ये पॉइंट्स मैंने आपको बताए भी थे कि एक कोलिजन थ्योरी क्या कहती है कि अगर कोई भी रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन को अगर प्रोसीड होना है तो उसमें जो मॉलिक्यूल्स है वो आपस में क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। ठीक है, तो ये इसका पॉइंट हो गया। तीसरा जो इसका पॉइंट है वो क्या है? देखें, नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट formation. Not all collisions result in product formation. Those collisions which results in product formation are known as इसको हम कहते हैं इफेक्टिव कोलिजन्स। ठीक है, मतलब देखें बहुत सिंपल से इसके पॉइंट्स हैं, 3 पॉइंट्स हैं इसके, ये आपको याद रहने चाहिए। देखो क्या कहती है कि ये सबसे पहले तो केटीजी पे बेस्ड है। केटीजी पे बेस्ड होने का मतलब क्या है कि हम मॉलिक्यूल्स को हार्ड रिजिड स्फीयर्स की तरह ट्रीट करेंगे। ठीक है, इसका सबसे पहला पॉइंट है, इट इज बेस्ड ऑन केटीजी। दूसरा जो इसका पॉइंट है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी अ रिएक्शन टू अकर, द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स मस्ट कोलाइड विद ईच अदर। बोलो यही है। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि अगर किसी भी रिएक्शन को होना है, मान लीजिए कि एक रिएक्शन होना है A + B, इस रिएक्शन को होना है और प्रोडक्ट बनाना है। ठीक है, तो आपस में A और B को क्या करना पड़ेगा? आपस में A और B को कोलाइड करना पड़ेगा, तब जाके प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है कि नॉट ऑल कोलिजन्स रिजल्ट इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन, दोज कोलिजन्स विच रिजल्ट्स इन प्रोडक्ट फॉर्मेशन आर नोन एज इफेक्टिव कोलिजन्स। मतलब कि क्या है कि भाई मान लीजिए आपके पास 1 मोल A है, यानी कि Na एवोगैड्रो नंबर, Na पार्टिकल्स ऑफ A और Na पार्टिकल्स ऑफ B, 1 मोल B आपके पास। तो अगर 1 मोल A और 1 मोल B जब कोलाइड करेंगे, मतलब सारे कोलिजन्स तो सारे होंगे लेकिन सारे कोलिजन्स इफेक्टिव नहीं होंगे, सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होगा। सिर्फ कुछ कोलिजन्स ऐसे होंगे जिनसे प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा, और उन कोलिजन्स को हम क्या कहते हैं? इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आपको याद रखने हैं, ये कोलिजन थ्योरी के सबसे पहले और इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ठीक, अब देखो आगे बात करते हैं।
देखें अगला पॉइंट क्या है, अब देखो अगला पॉइंट है इफेक्टिव कोलिजन के बारे में। देखो हमने बात कर ली कि सारे कोलिजन से प्रोडक्ट फॉर्म नहीं होता, सिर्फ कुछ कोलिजन से होता है जिनको हम इफेक्टिव कोलिजन कहते हैं, ठीक है। तो क्या कंडीशन है कि इफेक्टिव कोलिजन होने की, तो देखें फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव देयर आर टू फैक्टर्स, दो फैक्टर्स होते हैं अगर किसी भी कोलिजन के हमें इफेक्टिव होने की बात करनी है तो, ठीक है। दो फैक्टर्स होते हैं, देखो सब, एक पहला फैक्टर जो आपके पास है वो है एनर्जी फैक्टर, ठीक है। और जो दूसरा आपके पास है वो है ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। ये दो आपके पास फैक्टर्स होते हैं, देख लें समझ लें, एक तो एनर्जी फैक्टर और दूसरा है ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। दोनों फैक्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, दोनों बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है, आसान है, हाँ। और दोनों की वजह से दोनों जब मिला के काम करेंगे तो ये कोलिजन क्या होगा, इफेक्टिव होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले फैक्टर की बात करें जो कि कौन सा है, एनर्जी फैक्टर, ठीक है। सबसे पहला फैक्टर हमारा कौन सा है, एनर्जी फैक्टर, ठीक है। अब देखिए भाई बहुत आसान है, बहुत नॉर्मल तरीके से समझना। एक रिएक्शन मैं आपके सामने लिख रहा हूँ H2 प्लस I2 गिव्स 2HI। अब देखें भाई कोलिजन थ्योरी के अकॉर्डिंग ये रिएक्शन कैसे हुई होगी कि H2 और I2 आपस में क्या कर रहे हैं, कोलाइड। तो देखो ये H2 है और ये I2 है, ये आपस में क्या करेंगे, कोलाइड करेंगे। जब ये कोलाइड करेंगे तो बेसिकली डायरेक्ट प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। ये हम एनर्जी फैक्टर के अंदर पढ़ रहे हैं। जब ये कोलाइड करेंगे तो डायरेक्टली प्रोडक्ट का फॉर्मेशन नहीं होगा, बीच में एक ऐसी स्टेट आएगी जहाँ पर जो H2 का जो पुराना बॉन्ड है, जो हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, वो ब्रेक हो रहा होगा और नया बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा H और I के बीच में। देखें वो कंडीशन कैसी होगी, देखो वो कुछ ऐसा होगा कि जहाँ पर H और H के बीच का बॉन्ड ब्रेक हो रहा होगा और H और I के बीच का बॉन्ड फॉर्म हो रहा होगा, सिमिलरली I और I के बीच का बॉन्ड भी क्या हो रहा होगा, ब्रेक हो रहा होगा, ठीक है। तो ये स्टेट आएगी जहाँ पर पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे होंगे और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे होंगे, ठीक है। फिर जाके क्या हो जाएगा, जब कम्प्लीटली पुराने बॉन्ड्स टूट जाएंगे तो जाके बन जाएगा हमारा प्रोडक्ट जिसको हम 2HI कह रहे हैं, ठीक है। अब देखो इंपॉर्टेंट है ये स्टेट, इस स्टेट के बारे में बात चल रही है, तो इस स्टेट को हम कहते हैं इंटरमीडिएट स्टेट, या फिर अब इसके देखिए बहुत सारे नाम हैं, इसको हम कहते हैं ट्रांजिशन स्टेट या फिर एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स भी हम इसको कहते हैं। तो बेसिकली जो आपकी स्टेट दिख रही है इसको हम एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स कहते हैं, ठीक है। ट्रांजिशन स्टेट काफ़ी सारे नाम है, इंटरमीडिएट स्टेट भी हम इसको कह सकते हैं। अब देखो ये जो इंटरमीडिएट स्टेट है बेसिकली ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है, ठीक है। ये क्या होता है, हाईली अनस्टेबल होता है ना। अनस्टेबल होता है मतलब ये है कि देखो ये आप समझ सकते हो, देखो पुराने बॉन्ड्स ब्रेक हो रहे हो, नए बॉन्ड्स फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। मतलब कि बस जैसे ये ब्रेक हो जाएगा पूरा, वैसे फटाफट से क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है। क्योंकि भाई रिएक्शन को प्रोडक्ट बनाना है, ठीक है। तो ये स्टेट तो एक इंटरमीडिएट है। तो बेसिकली ये स्टेट कैसी होती है, हाईली अनस्टेबल स्टेट होती है, फटाफट से इसके बाद क्या बनना है, जस्ट प्रोडक्ट बनना है, ठीक है। हाईली अनस्टेबल होती है तो बताओ आप क्या कह सकते हो, बताओ कोई भी चीज़ अगर अनस्टेबल है यानी कि उसकी एनर्जी क्या है, बहुत ज़्यादा है ना। तो एनर्जी क्या होती है इसकी, एनर्जी क्या होती है, बहुत इसकी ज़्यादा होती है, ठीक है। ध्यान रखना ये जो पॉइंट्स चल रहे हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स के बारे में चल रहे हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा अनस्टेबल होता है और एनर्जी क्या होती है, बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। आप इसको फटाफट से कॉपी करो, कर लिया। अब देखो अब हम बात कर रहे हैं बेसिकली जो हमें पढ़ना है एनर्जी फैक्टर। देखो ये एनर्जी फैक्टर में चल रहा है लेकिन हम आ रहे हैं इसके मेन मुद्दे पे ना, जो कि है ग्राफ। देखो हम यहाँ ग्राफ बना रहे हैं एनर्जी के बीच में और रिएक्शन प्रोग्रेस के बीच में, मतलब जैसे जैसे रिएक्शन होगी तो एनर्जी का ग्राफ कैसा होगा, ठीक है। ये एनर्जी और इधर है रिएक्शन प्रोग्रेस, ठीक है। मतलब रिएक्शन प्रोग्रेस हो रही है तो एनर्जी में चेंजेस कैसे आएंगे, ठीक।
अब आप देखो हमारे पास जो रिएक्टेंट था, देखो हमारे पास रिएक्टेंट था H2 और I2। अभी देखो मैं इसकी H2 और I2 की एनर्जी जीरो से स्टार्ट नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, मैं इसकी एनर्जी को थोड़ा सा ऊपर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि किसी भी टेम्परेचर पे कुछ ना कुछ एनर्जी होती है मॉलिक्यूल्स के पास, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे कौन है, ये H2 प्लस I2, ठीक है, इनकी कुछ ना कुछ एनर्जी है, ठीक। अब देखो यहाँ से हमने रिएक्शन स्टार्ट की, ठीक है। देखो बीच में क्या बनना है, एक एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनना है, उसी के बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा। तो उस एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की एनर्जी आपने देखा था बहुत ज़्यादा थी ना, तो इसी तरह से आपको क्या करना है, इस ग्राफ को आगे बढ़ाना है और एक बहुत हाई एनर्जी तक ले जाना है। अब देखो ये जो हाई एनर्जी पे है, यहाँ पर हमारा बन चुका है क्या, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हमारा यहाँ पर बन चुका है, ठीक है, यहाँ पर। अब देखो क्या करना है, जैसे ही यहाँ तक पहुँच जाएगा ना, अपने आप पुराने बॉन्ड्स ब्रेक होंगे क्योंकि हाईली अनस्टेबल है, और नए बॉन्ड्स फॉर्म हो जाएंगे। तो इस तरीके से ग्राफ कुछ नीचे आ जाएगा, ठीक है, इस तरीके से ग्राफ कुछ नीचे आ जाएगा। हाँ भाई, अब मैंने ये ग्राफ यहाँ पहुँचा दिया, मैं इसको यहाँ भी तो रोक सकता था ना, तो इसकी बात आएगी। अभी आप बस नॉर्मल तरीके से समझें, अभी बस हम एक नॉर्मल रिएक्शन की बात करें। ये क्या बन गया, 2HI यहाँ पर बन चुका है। ये ऊपर होगा नीचे होगा, ये तो बात अपने आप अभी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक। अभी हम कुछ टर्म्स को बस डिफाइन करने जा रहे हैं। तो देखो ये जो है बेसिकली ये, इसके बाद अगर यहाँ तक रिएक्शन पहुँच जा रही है, अगर यहाँ तक हमारा रिएक्टेंट मॉलिक्यूल पहुँच जा रहा है, तो वो तो फिर अपने आप किस में कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रही है बात? मतलब कि देखो समझो कि अगर हमारे रिएक्टेंट के पास इतनी सफिशिएंट एनर्जी हो कि वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, तो अगर वहाँ पर वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना ले, तो फिर उसके बाद प्रोडक्ट का फॉर्मेशन अपने आप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो देखो यहाँ पर कुछ टर्म्स को हमें डिफाइन करना है। तो ये जो हमारे पास एडिशनल एनर्जी है, ये वाली, ये जो हमारे पास एडिशनल एनर्जी है, इसी को हम कहेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। बात समझ में आ रही है भाई? देखो सारे के सारे मॉलिक्यूल्स यहाँ तक नहीं पहुँच सकते, सिर्फ कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे होंगे जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। कुछ ही मॉलिक्यूल्स की एनर्जी क्या होगी, इतनी सफिशिएंट होगी कि वो यहाँ तक पहुँच सकें, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल यहाँ तक पहुँच गया, उसके बाद तो वो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर लेगा। बात समझते रहना, ठीक है। तो ये जो एडिशनल अमाउंट है ना, ये एनर्जी का, इसको हम कहते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक। ये तो रिएक्टेंट की एनर्जी है ही, इसको हम ब्रैकेट में मैं इसको लिख दे रहा हूँ ER, ई रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और इसको मैं बोल रहा हूँ E प्रोडक्ट, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। देखें ये एनर्जी की लाइन है, ठीक है। अब देखो यहाँ से हमारा एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक का कॉन्सेप्ट भी अभी आएगा, लेकिन उससे पहले कुछ चीज़ें और समझ लेते हैं। देखो ये यहाँ से हमारे पास एक्टिवेशन एनर्जी थी, लेकिन अगर हम एनर्जी को ग्राउंड एक्सिस से, ग्राउंड लेवल से बोलें, यहाँ से बोलें, देखो भाई ये तो जीरो से है ना, तो ये एक्टिवेशन एनर्जी है। लेकिन अगर आप इसको बोलोगे तो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी होती है, ठीक है। बस ध्यान रखना, नॉर्मल से बस टर्म्स डिफाइन करने हैं। ये होती है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ठीक है। आप देखोगे ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, ये रिएक्शन है फॉरवर्ड डायरेक्शन की, है ना। अगर आप रिएक्शन को ऐसे देखो तो बताओ रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन की हो जाएगी, है ना। लेकिन डिफरेंस रहेगा, आपको समझ में आना चाहिए, आपको चीज़ें समझ में आनी चाहिए, चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। अगर मैं रिएक्शन को इस तरीके से देख रहा हूँ, H2 प्लस I2 से क्या बन रहा है, 2HI बन रहा है ना। अगर मैं ग्राफ को इस तरीके से देख रहा हूँ, यानी कि 2HI से क्या बन रहा है, H2 प्लस I2, बताओ क्या इसमें तो कोई फ़र्क ही नहीं रहा है ना। बताओ कोई फ़र्क दिखाई दे रहा है आपको? हाँ फ़र्क है। देखो अगर आप इस रिएक्शन को यहाँ से देखो, फॉरवर्ड डायरेक्शन में देखो, तो बताओ उसके लिए इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी की रिक्वायरमेंट है। लेकिन अगर आप यहाँ से बैकवर्ड डायरेक्शन से देखो, तो उसके लिए इतनी ही एक्टिवेशन एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। समझ में आ रही है बात? तो देखो यहाँ से यहाँ तक इतनी एक्टिवेशन एनर्जी की आपको रिक्वायरमेंट होगी। तो यहाँ से हम कुछ चीज़ें और डिफाइन कर रहे हैं। देखो अगर मैं रिएक्शन को फॉरवर्ड डायरेक्शन में चलाऊँ, तो देखो रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने के लिए बताओ इतना अमाउंट एडिशनल चाहिए होगा ना। तो इतनी हमारी जो एक्टिवेशन एनर्जी है, बताओ ये कौन सी रिएक्शन की है, फॉरवर्ड की। तो यहाँ मैंने लिख दिया EAF। अगर मैं बैकवर्ड चलाता रिएक्शन को, तो हमें इतना एडिशनल अमाउंट रिक्वायर्ड होता। और ये बताओ बैकवर्ड है, तो इसको हम क्या बोल देते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, EAB बोल देते, ठीक है। यहाँ तक कुछ टर्म्स आपको क्लियर है ना, बहुत आसान है। अभी देखें, ग्राफ बना लेना आप, चाहे बना लो। अब इसके बारे में हम और चीज़ डिस्कस करते हैं, इस ग्राफ के नेचर के बारे में। अगर ग्राफ ऊपर रुक जाता या फिर ग्राफ नीचे होता तो क्या होता। अब आप देखें भाई, ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट है, ग्राफ यहाँ तक पहुँच चुका है। ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट है, ठीक है। आपको दिख रहा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या है, कम है। इसका मतलब समझ जाओ कि देखो जब एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट ज़्यादा है, एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है, यानी कि जब रिएक्शन हुई है तो एनर्जी क्या हुई है, रिलीज़ हुई है। आ रही बात समझ में? एनर्जी रिलीज़ हुई होगी तभी तो प्रोडक्ट की एनर्जी क्या मिली होगी, आपको कम मिली होगी। आ रहा है समझ में? ठीक है। प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि एनर्जी क्या हो चुकी है, रिलीज़ हो चुकी है। यानी कि ये जो ग्राफ है, ये जो हमने ग्राफ बनाया है,
ये हमने किसका ग्राफ बनाया बताओ? एनर्जी रिलीज होने वाले प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक। आ रही है बात समझ में? तो एक्सोथर्मिक का ग्राफ कैसा होगा? नीचे होगा, क्योंकि एनर्जी क्या हो चुकी होगी? लूज हो चुकी होगी। सिमिलरली अगर आप यहाँ पर एक एंडोथर्मिक का ग्राफ बनाओ तो बताओ वो कैसा होगा? बताओ, क्या वो ग्राफ ऊपर ही रुक जाएगा क्या? है ना? तो देखें, उसको भी बना लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। ये आपका एनर्जी और रिएक्शन प्रोग्रेस का ग्राफ है। रिएक्शन प्रोग्रेस ग्राफ का नेचर, अगर हम एक एंडोथर्मिक रिएक्शन की बात कर रहे हैं तो देखो ये हो जाएगा H2 + I2 जो कि हमारा रिएक्टेंट है, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ग्राफ कुछ इस तरीके से चलेगा, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स आएगा और ग्राफ ऊपर ही कहीं रुक जाएगा। ठीक है, ये हमारा यहाँ क्या मिल गया हमें? 2HI। ठीक है, ये एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो आप देखो भाई, बहुत आसान सा टर्म है। यहाँ पर ग्राफ से आप देखो तो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से ज़्यादा कौन है? एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। यानी कि बताओ एनर्जी क्या हुई होगी? एब्जॉर्ब, तभी तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट क्या ही ज़्यादा। और जब एनर्जी एब्जॉर्ब होती है तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। यहाँ पर भी हम टर्म्स को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, ये फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EAF और ये बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी EAB हो जाएगी। अब देखो एक और चीज़ यहाँ से हम बोल सकते हैं भाई, आपको पता है एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक जो हमें पता चलता है वो हमें डेल्टा H से पता चलता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर हम डेल्टा H की बात कर रहे हैं। जो डेल्टा H का फॉर्मूला होता है वो होता है एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब देखें भाई, यहाँ पर अगर आप डेल्टा H की बात करें तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट यानी कि ये, और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट यानी कि इनका जो डिफरेंस होगा, डिफरेंस दिखाई दे रहा है आपको? ये वाला एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट का डिफरेंस ये है, इसी को हम क्या बोलेंगे? डेल्टा H। अब आप देखो भाई, अगर आप एक्सोथर्मिक की बात करो तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट कम है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो देखो डेल्टा H का साइन अपने आप क्या आ जाएगा? नेगेटिव। और यहाँ अगर आप देखो तो एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट ज़्यादा है एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट से, तो एंडोथर्मिक यानी कि डेल्टा H का साइन अपने आप क्या आ जाएगा? पॉजिटिव। आपको पता है कि एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा H नेगेटिव होता है और एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H क्या होता है? पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब देखें एक और चीज़, यहाँ तक बात समझ में आ गई होगी, क्लियर है? आप एक काम करो, पहले ग्राफ बना लो, कॉपी कर लो, फिर हम और चीज़ों की बात करते हैं। ठीक है, ग्राफ बना लो आप। हो गया? अब देखें, हम यहाँ पर डेल्टा H को एक और फॉर्मूला के थ्रू हम डिफाइन कर सकते हैं। देखो, एक तो हमने इसके थ्रू कर लिया, एक और फॉर्मूला के थ्रू हम यहाँ पर डेल्टा H को बता सकते हैं। आप देखो, समझो, देखो ये एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट और एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट का डिफरेंस डेल्टा H है ना? बताओ, अगर मैं एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और एक्टिवेशन ऑफ एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन को अगर माइनस करूँ तो बताओ, तो भी तो यही वाला पार्ट बचेगा। यानी कि डेल्टा H का आप एक और फॉर्मूला लिख सकते हो। बताओ वो फॉर्मूला क्या होगा? सोचो, आप क्या फॉर्मूला लिख सकते हो एक्टिवेशन एनर्जी के फॉर्म में? देखें, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड। ठीक है, तो देखो डेल्टा H का फॉर्मूला एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट की टर्म्स में भी है, और डेल्टा H का फॉर्मूला फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में भी है। ठीक है, तो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी आपको। ध्यान रखना, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि डेटा आपको मिल सकता है एक्टिवेशन एनर्जी की फॉर्म में। ठीक है, तो ये डेल्टा H का फॉर्मूला याद रखना है, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन माइनस एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, तो देखो यहाँ तक बातें क्लियर हो गई होंगी। तो बेसिकली यही है हमारा एनर्जी फैक्टर। ठीक है, एनर्जी फैक्टर से आपको क्या समझ में आ रहा है? देखो कि सिर्फ उतने ही मॉलिक्यूल्स प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं जो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, जिन मॉलिक्यूल्स के पास सफिशिएंट एनर्जी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बनाने के लिए, वही क्या कर सकते हैं? हमारे पास प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ हम डेफिनेशन लिख लेते हैं एक्टिवेशन एनर्जी की। देखें, एक्टिवेशन एनर्जी, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, देखें, द एडिशनल एनर्जी required by reactant
molecules, the additional energy required by reactant molecules to form the activated complex, is known as एक्टिवेशन एनर्जी, जिसको हम किससे दिखाते हैं, E से दिखाते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गई है क्या, एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, अब देखो एक्टिवेशन एनर्जी तो हो गई है, अब कुछ पॉइंट्स और हम लिख लेते हैं। फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, फॉर अ कोलिजन टू बी इफेक्टिव, बताओ अगर कोलिजन को इफेक्टिव होना है तो बताओ मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बताओ क्या होनी चाहिए, बताओ क्या क्या बोल सकते हो आप इसके लिए, बताओ। मॉलिक्यूल्स मस्ट हैव रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स must have energy is greater than equal to एक्टिवेशन एनर्जी। बोलो ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स के पास जो एनर्जी हो वो एक्टिवेशन एनर्जी से क्या हो, ज़्यादा हो। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई है। ठीक है ना, तो अगर रिएक्टेंट को एक इफेक्टिव कोलिजन करना है तो उसकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से क्या होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। और एक और पॉइंट, फ्रैक्शन, ये भी आपको ध्यान रखना है। फ्रैक्शन ऑफ molecules which have E is greater than equal to E है, मतलब ऐसे वो फ्रैक्शन बताओ मॉलिक्यूल्स का जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है। तो ये फ्रैक्शन होता है बेसिकली e⁻⁻⁸ ध्यान रखना, वो फ्रैक्शन जिनकी एनर्जी एक्टिवेशन से एनर्जी से ज़्यादा हो वो क्या होता है, कितना होता है, e⁻⁻⁸ ठीक है, फटाफट से इसको यहाँ तक कॉपी करें। ये हमारा पहला फैक्टर कंप्लीट हो चुका है, एनर्जी फैक्टर। ठीक है, अब देखें हमारा जो दूसरा फैक्टर है, दूसरा फैक्टर कौन सा है, ओरिएंटेशन फैक्टर। लेकिन ध्यान रखें ये जो हमारा आया फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स विच हैव E इज ग्रेटर देन इक्वल टू E है, इज इक्वल टू कितना फ्रैक्शन है, e⁻⁻⁸ ध्यान रखें यही वो फ्रैक्शन है जो कि इफेक्टिव कोलिजन भी करेगा। आप लिख भी लेना, यही वो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है जो इफेक्टिव कोलिजन में पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, लिख लेना, इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्वेश्चन फॉर्म हो सकते हैं यहाँ से। ठीक है, ये हो गया। अब आते हैं दूसरे फैक्टर ओरिएंटेशन फैक्टर पे। ठीक है, अब दूसरा फैक्टर देखें, बहुत आसान है ये तो, ओरिएंटेशन फैक्टर। ओरिएंटेशन फैक्टर, ठीक है। अब देखो सिर्फ इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए सिर्फ एनर्जी फैक्टर सफिशिएंट नहीं है। ठीक है, एक और फैक्टर होता है ओरिएंटेशन फैक्टर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनर्जी फैक्टर है। देखें समझे क्या लिखा है, along with energy factor, the reactant molecules should have proper orientation, in order to form in order to produce effective collision। ठीक है, लिखें, देखो क्या लिखा हुआ, along with energy factor the reactant molecule should have proper orientation in order to produce effective collision। मतलब एनर्जी फैक्टर के साथ साथ एक और फैक्टर है ओरिएंटेशन फैक्टर, वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना एनर्जी फैक्टर। ठीक है, ये भी जरूरी होना चाहिए। ठीक है, कॉपी करें, समझे। देखो आपके पास एक एग्जांपल है, CI। ठीक है,
और हमारे पास एक क्या है, न्यूक्लियोफाइल। ठीक, एक न्यूक्लियोफाइल हमारे पास है। न्यूक्लियोफाइल बेसिकली आप एग्जांपल ले सकते हो जैसे कि OH-। ठीक है, अब देखो इस पर पॉजिटिव चार्ज पार्शियल, इस पर नेगेटिव चार्ज। ठीक है, अब इस रिएक्शन को अगर होना है तो देखो न्यूक्लियोफाइल बेसिकली जाके किस पे, इलेक्ट्रोफाइल पे अटैक करेगा। ठीक है, अब उसके अटैक करने की दो डायरेक्शंस हो सकती हैं। देखो एक तो वो यहीं से जाके अटैक करे, ठीक है, या फिर एक वो इस तरफ से जाके अटैक करे। अब देखो अगर वो ऐसे जाके अटैक करेगा तो बताओ क्या उसको इस I- का रिपल्शन, ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, बताओ रिपल्शन फील होगा। और रिपल्शन फील होगा तो बताओ इफेक्टिव कोलिजन नहीं हो पाएगा। आ रही बात समझ में? तो फिर उसको एक दूसरी डायरेक्शन से जाके क्या करना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा। तो बेसिकली ये इसका हम क्या बोल देंगे, ये एक प्रॉपर ओरिएंटेशन है, प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, और ये एक इम्प्रॉपर ओरिएंटेशन है। ठीक है, तो ये है बेसिकली एक बहुत छोटा सा ओरिएंटेशन फैक्टर, मतलब कि एनर्जी फैक्टर के साथ साथ ओरिएंटेशन फैक्टर भी ज़रूरी होता है। ठीक, कॉपी करें इसको और हम आगे मूव करते हैं। हम बात करेंगे, अब देखो धीरे धीरे हम आ रहे हैं के बारे में बात करने। ठीक है, अब इसको कॉपी करें फटाफट। अब देखें, देखो मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है। ठीक है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है, A+B गिव्स प्रोडक्ट। ठीक है, तो देखो दो फैक्टर्स यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल हैं, इन एक एनर्जी फैक्टर और दूसरा ओरिएंटेशन फैक्टर। तो बेसिकली देखो अब आप देखो, बताओ एक एनर्जी फैक्टर की तो आपने देखा था, बताओ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन कर सकते हैं, e⁻⁻E/RT। तो बेसिकली जितना ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन होगा, जितने ज़्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इफेक्टिव कोलिजन करेंगे, बताओ क्या रिएक्शन भी उतनी ज़्यादा प्रोसीड होगी, क्या उसका एक्सटेंड भी ज़्यादा होगा ना, उतनी फास्ट वो प्रोसीड होगी। ठीक है, तो बेसिकली जो रेट कांस्टेंट हम बात कर रहे थे, रेट कांस्टेंट, तो रेट कांस्टेंट किन चीज़ों पे डिपेंड करता है, तो बेसिकली हम यहीं पर आ रहे हैं। जो रेट कांस्टेंट है, रेट कांस्टेंट जो के होता है वो प्रोपोर्शनल होता है किसके, e⁻⁻ के। ठीक है भाई, जितने ज़्यादा इफेक्टिव कोलिजन उतना ज़्यादा रेट कांस्टेंट। ठीक, अब देखो यहाँ पर और भी चीज़ें अब ऐड होने वाली हैं, समझें कि जो के होगा भाई प्रोपोर्शनल हटा के मैं यहाँ पर कुछ कॉन्स्टेंट्स या कोफिशिएंट्स बोल सकते हैं, वो मैं ऐड कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पर दो कोफिशिएंट्स आएंगे। ठीक है, एक तो आएगा P और एक आएगा Z। ठीक है, ZAB, AB ये रिएक्टेंट और जो दोनों रिएक्टेंट्स है A और B, ये मैं वो लिख रहा हूँ। ठीक है, और e⁻⁻ घबराए ना, बहुत आसान है, बस समझे। देखो ये जो दो फैक्टर्स थे, एक तो एनर्जी फैक्टर, एक ओरिएंटेशन फैक्टर। ठीक है, उसी की वजह से इक्वेशन हम बना रहे हैं। जो P है, P, ठीक है, ये ओरिएंटेशन फैक्टर की वजह से जो कोफिशिएंट आया है वो है। ठीक है, इसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर बोलेंगे। ठीक है, समझ रहे हो, इसको हम ओरिएंटेशन फैक्टर ही बोलेंगे। किसको, P को, P को हम ओरिएंटेशन फैक्टर ही बोलेंगे। ध्यान रखना, दो फैक्टर्स थे हमारे पास, एक तो एनर्जी फैक्टर, एक ओरिएंटेशन फैक्टर। तो दोनों ये प्रोपोर्शनलिटी हटा के हमने दोनों के रिस्पेक्ट में एक एक कोफिशिएंट, एक कांस्टेंट लगाया है। जो P है यहाँ पर, ये हमारे पास इक्वेशन आ गया। जो हमारे पास P है, P उसको हम बोलते हैं ओरिएंटेशन फैक्टर, ओरिएंटेशन फैक्टर। जो हमारे पास आपको दिख रहा है ZAB, ये हमारे पास है कोलिजन, ये भी एक इंपॉर्टेंट टर्म है, कोलिजन फ्रीक्वेंसी, कोलिजन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, अब कोलिजन फ्रीक्वेंसी बेसिकली क्या होता है, लिख लेना, नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। ठीक है, ये हमारे पास कोलिजन फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, क्या होती है कोलिजन फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ कोलिजन्स पर यूनिट टाइम, पर यूनिट वॉल्यूम। तो बताओ पर यूनिट टाइम में, या पर यूनिट टाइम और पर यूनिट वॉल्यूम में जितने ज़्यादा कोलिजन्स होंगे उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट होगी, या उतनी ज़्यादा क्या होगी, रेट कांस्टेंट की वैल्यू होगी। ठीक है, देखें और चीज़ें क्या है, ये क्या है यहाँ पर हमारा एक्टिवेशन एनर्जी, और T हमारा है टेम्परेचर। ठीक है, टेम्परेचर जो कि आपको हमेशा यूज़ किस में करना है, केल्विन के अंदर यूज़ करना है। ठीक है, हो गई सारी चीज़ें। अब देखें इस इक्वेशन को हम थोड़ा सा और मॉडिफाई कर रहे हैं, और कांस्टेंट इसको हम बोल देंगे एक नया कांस्टेंट A इंटू e⁻⁻⁻RT। और ये देखो यहाँ पर हमारा रेट कांस्टेंट का एक्सप्रेशन आ गया है, K = A इंटू
ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। फटाफट से इसको कॉपी करें और अब हम मूव करने वाले हैं हमारे अगले टॉपिक पे। कर लिया। अब देखिए अपना अगला टॉपिक है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन, इसको हम कह रहे हैं आर्हेनियस इक्वेशन। आर्हेनियस इक्वेशन, ठीक है, आर्हेनियस इक्वेशन। बेसिकली ये ही हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है। अब यहाँ से हम क्या करें, टेम्परेचर का इफेक्ट देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारी आर्हेनियस इक्वेशन ही है, ठीक है। इसको आप लिख लेना यहाँ पर, ये हमारे पास हमारी आर्हेनियस इक्वेशन है, ठीक है। और जहाँ जो ए जो है इसको हम कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट। आर्हेनियस कांस्टेंट, इसको हम कहते हैं आर्हेनियस कांस्टेंट, या एक और नाम आप इसका लिख लो, मेरे पास जगह नहीं है, आप इसका एक और नाम लिख लो, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर। प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर एक और नाम से हम इसको जानते हैं, ऑब्लिक करके लिख लेना, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, ठीक है, लिख लेना आप, ठीक है। अब देखो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रेट ऑफ रिएक्शन आर्हेनियस कांस्टेंट, आर्हेनियस इक्वेशन। देखो रेट क्या होती है भाई, सब जानते हैं, रेट इज इक्वल टू के और कॉन्सेंट्रेशन की पावर एन, ठीक है। अब देखो के जो है, आप देख लो, ये के का एक्सप्रेशन हमने काफ़ी सारे चैप्टर्स में बोला है कि जो कांस्टेंट होता है, जो रेट कांस्टेंट होता है, वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। आप देखो टेम्परेचर पे क्यों डिपेंड करता है, क्योंकि देखो इसमें टेम्परेचर का टर्म आ रहा है, बाकी किसी कॉन्सेंट्रेशन प्रेशर का कोई टर्म नहीं आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ किसका टर्म आ रहा है, टेम्परेचर का। इसलिए हम हमेशा से कहते आए हैं, हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी बोला है, ठीक है। हमने कहा है कि जो के होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो देखो जो के है वो क्या है, टेम्परेचर डिपेंडेंट, ठीक है। बोलो समझ में आ रही है बात। अच्छा मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर वापस से के का एक्सप्रेशन लिख देता हूँ, जिससे हमें सारी चीज़ें वापस से क्लियर हो जाए। ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, क्योंकि मेरे दिमाग में ए के और भी नाम याद आ रहे हैं मुझे। देखो ए हमारा हो गया आर्हेनियस फैक्टर, आर्हेनियस कांस्टेंट, एक नाम है इसका प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर, और इसको हम प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी कहते हैं, प्रोबेबिलिटी फैक्टर भी हम इसको कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास आर्हेनियस इक्वेशन है। अब आप देखें भाई, रेट जो है आप देख सकते हो कॉन्सेंट्रेशन पे तो डिपेंड कर ही रही है, लेकिन अभी हमें कॉन्सेंट्रेशन का इफेक्ट नहीं देखना है, कॉन्सेंट्रेशन हमारे पास सेम है, अभी हमें के का इफेक्ट देखना है, अभी हमें टेम्परेचर का इफेक्ट देखना है कि जब हम टेम्परेचर चेंज करेंगे तो के चेंज होगा, और के चेंज होगा तो रेट कैसे चेंज होगी, तो देखना ये यहाँ तक आप कॉपी करो, पहले लिख लिया होगा। अब देखो भाई, अब हमें आर्हेनियस इक्वेशन पे ही बात करनी है सारी, तो k इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी, के इज इक्वल टू ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। अब बस आप चीज़ों को समझते चलना, ठीक है। इफ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, है ना, आप ये हमारी इक्वेशन है, बस इसको देखो, और यहाँ मैं कुछ कंडीशंस लिख रहा हूँ। इफ़ टेम्परेचर इज इंक्रीज्ड, बताओ टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो बताओ ई ए अपॉन आर टी क्या होगा। टेम्परेचर इंक्रीज तो ये नीचे ये फाइनली क्या होगा, पूरा टर्म क्या होगा, डिक्रीज। बताओ अगर ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज हो रहा है, यानी कि माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी क्या होगा, बोलो इंक्रीज। भाई अगर ई ए अपॉन आर टी डिक्रीज तो माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी क्या होगा, इंक्रीज। बोलो सही है। बताओ माइनस ऑफ ई ए अपॉन आर टी अगर इंक्रीज हुआ तो बताओ ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी क्या होगा। तो भाई माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज़ हो रहा है, तो ई की पावर अगर इंक्रीज़ हो रही है तो ये फाइनली पूरी वैल्यू भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी, ठीक है। ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी इंक्रीज़ हो रहा है, तो बताओ क्या इसी पे तो के डिपेंड कर रहा है, तो बताओ क्या के भी फाइनली इंक्रीज़ होगा क्या, और के इंक्रीज़ होगा तो बताओ क्या रेट ऑफ रिएक्शन भी इंक्रीज़ होगी क्या। मेरे ख्याल से बात समझ में आ रही होगी। तो बहुत आसान सी चीज़ें हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ तो क्यों के इंक्रीज़ होता है भाई, क्यों सिर्फ जो के होता है वो सिर्फ और सिर्फ टेम्परेचर पर डिपेंड क्यों करता है, क्योंकि इक्वेशन देख लो, के इंक्रीज तो टी इंक्रीज तो के इंक्रीज, टी डिक्रीज तो के डिक्रीज, के डिक्रीज तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज, ठीक है। चलो फटाफट से कॉपी करो, हो गया। अब आप देखें, देखो वापस से आर्हेनियस इक्वेशन के इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी होता है।
अब देखो हम यहाँ क्या करने वाले हैं, हम यहाँ ले रहे हैं एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए, बताओ ब्रेक करके लिख दूँ, एल एन ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी। तो देखो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए प्लस पूरा का पूरा ये बाहर आ जाएगा और एल एन ई क्या हो जाएगा 1, ठीक है। तो देखो एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर इंटू 1 अपॉन टी। देखो एक इक्वेशन दिख रहा होगा कुछ, एल एन के इज इक्वल टू एल एन ए माइनस ई ए अपॉन आर 1 अपॉन टी। देखो एक तो ये इक्वेशन, और एक दूसरा बताओ, इस पूरे टर्म को अगर मैं लॉग में कन्वर्ट करूँ तो 2.303 आगे आएगा, लॉग के इसका भी 2.303 आगे आएगा, लॉग ए देखो इसके 2.303 को मैं इस तरफ भेज दूँ तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर आ जाएगा माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी, ठीक है। ये हमारा दूसरा इक्वेशन। अब देखो भाई इक्वेशन दोनों देखने में एक जैसे हैं, है ना, ग्राफ भी दोनों के देखने में एक जैसे आएंगे, लेकिन डिफरेंस किस चीज़ का रहेगा आप समझ लो, स्लोप का, ठीक है। डिफरेंस किस चीज़ का रहेगा, स्लोप का, ठीक है। तो मैं यहाँ ग्राफ बना रहा हूँ, किसी भी एक के रिस्पेक्ट में बना रहा हूँ, आप समझ जाओगे, एल एन के और मैं बना रहा हूँ 1 अपॉन टी के बीच का ग्राफ, ठीक है। देखो नेगेटिव स्लोप का ग्राफ है, पॉजिटिव इंटरसेप्ट है, ये कांस्टेंट टर्म है, ये इंटरसेप्ट होगा। तो देखो ये कुछ इस तरीके का हमारा ग्राफ हो जाएगा, जिसमें इंटरसेप्ट क्या हो जाएगा एल एन ए और स्लोप हो जाएगा माइनस ई ए अपॉन आर। ध्यान रखना एल एन के और 1 अपॉन टी के बीच का ग्राफ है, लॉग के बीच का होता तो स्लोप क्या होता ई ए अपॉन 2.303 आर, ये उस ग्राफ का क्या होता, स्लोप होता, ठीक है। कॉपी करें, अभी चीज़ें ख़त्म नहीं हुई हैं, कॉपी करें इसको। अब आप देखें, देखो के जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मान लो किसी किसी टेम्परेचर T1 पे हमने बोल दिया K1 इज इक्वल टू A1, या ठीक है नहीं, देखो ए कांस्टेंट होगा, ए एक फिक्स टर्म है, ठीक है। टेम्परेचर के साथ के चेंज होगा, ए एक आरएनएस कांस्टेंट है, वो फिक्स रहेगा, ठीक है। ए ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी 1, और किसी टेम्परेचर T2 पे K2 इज इक्वल टू ए इंटू ई टू दी पावर माइनस ई ए अपॉन आर टी 2, ठीक है। देखो दो अलग अलग टेम्परेचर पे हमने दो अलग अलग इक्वेशन बना ली है, ठीक है। अब देखो आपको करना क्या है, देखो दोनों इक्वेशन का जब आप क्या लोगे, लॉग लोगे, तो ये वाला टर्म बनेगा, ठीक है। देख लो भाई दोनों, अगर दोनों का मैं भाई आप समझें कि लॉग के इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई टू दी पावर ई अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन टी है। अब बताओ अगर मैं लॉग ये यहाँ अप्लाई करूँ तो आप इस इक्वेशन को लिख सकते हो, मेरे ख्याल से लिख सकते हो। देखो क्या लिखोगे, लॉग K1 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T1, देखो दिख रहा है इक्वेशन 1। सिमिलरली लॉग K2 इज इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए अपॉन 2.303 आर 1 अपॉन T2, ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब मैं बेसिकली क्या करने वाला हूँ, मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस करने वाला हूँ। फटाफट से कॉपी करें, इक्वेशन को ध्यान रखना क्योंकि हम माइनस करने वाले हैं। कॉपी करें, कर लिया। देखो अब हम इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को माइनस कर रहे हैं, तो देखो लॉग K2 माइनस लॉग K1 इज इक्वल टू, देखो लॉग K2 माइनस लॉग K1, बताओ दोनों में लॉग ए तो था ही ना, तो दोनों का लॉग ए कैंसिल हो जाएगा भाई, क्योंकि एक दूसरे से माइनस होंगे। देख लो लॉग K2 माइनस लॉग K1, लॉग K2 माइनस लॉग K1, इसमें से जब इसको माइनस करें तो कैंसिल हो जाएगा। हम देखो इसमें से इसको माइनस कर रहे हैं तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, है ना, ये कॉमन आ जाएगा। तो देखो इक्वेशन हमारा तो बनेगा, दिख रहा होगा आपको, ई ए अपॉन 2.303 आर, हमारा इक्वेशन आ गया 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। देखो इसको हम फर्दर सॉल्व करें तो लॉग K2 अपॉन इज इक्वल टू ई ए अपॉन 2.303 नीचे R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2। चलें फटाफट से कॉपी करें, इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, लिख लिया होगा। अब हम मूव कर रहे हैं हमारे अगले टर्म
टेम्परेचर कोफिशिएंट, टेम्परेचर कोफिशिएंट, इसको हम दिखाते हैं म्यू से, ठीक है। टेम्परेचर कोफिशिएंट देखो क्या होता है, डेफिनेशन है इसकी, लिखें द रेशियो ऑफ rate constants, the ratio of rate constants at two temperatures, which differ by 10, is called temperature coefficient म्यू, ठीक है। देखो क्या है म्यू, बेसिकली म्यू जो है वो दो रेट कांस्टेंट्स का रेशियो है जिनमें टेम्परेचर का डिफरेंस कितना हो, 10 का, है ना। यानी कि समझे भाई 10 डिग्री डिफरेंस है तो 10 डिग्री बोल लो चाहे 10 केल्विन बोल लो, बात बराबर है। तो बेसिकली देखो म्यू क्या है, के किसी टेम्परेचर T+10 पे और के किसी टेम्परेचर T पे, बेसिकली इनका रेशियो क्या होगा, म्यू होगा। इतना सा है सिर्फ टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। देखिए इसके बारे में एक पॉइंट बस अपने को लिखना है, लिखें एक्सपेरिमेंटली it is observed that for every 10 degree rise in temperature, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction, for every 10 degree rise in temperature, rate of reaction becomes double और ट्रिपल। समझ में आ रही बात? क्या लिख रहा है कि भाई एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया है कि हम अगर 10 डिग्री सेल्सियस या भाई जो भी बोलो डिफरेंस तो सेम रहता है, 10 डिग्री हम टेम्परेचर बढ़ाएं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होती है वो डबल या ट्रिपल हो जाती है, ठीक है, बिकम्स डबल और ट्रिपल, एंड देयरफॉर वैल्यू ऑफ म्यू इज बिटवीन 2 to 3, ठीक है। आगे भी बात समझ में कि जो हम म्यू की वैल्यू लेते हैं वो हम 2 से 3 लेते हैं, लेकिन एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जनरली जो हम अज्यूम करते हैं हमारे लिए, हमारे क्वेश्चंस के लिए, जनरली वी अज्यूम म्यू इज इक्वल टू 2। भाई आप समझे, बहुत नॉर्मल से एग्जांपल की मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपने टेम्परेचर को 10 डिग्री से 20 डिग्री कर दिया, ठीक है, यानी कि जस्ट डबल कर दिया, ठीक है, तो जो रेट है वो हो जाएगी, बेसिकली जो रेट है वो हो जाएगी डबल। बात समझ में आ रही है? अगर आपने 10 डिग्री राइज किया है ना, यानी कि डबल हो रही है। देयर नेक्स्ट अगर आपने 20 से 30 कर दिया, बताओ क्या हो जाएगी, रेट 3R हो जाएगी ना। बोलो रेट क्या हो जाएगी, 3R? गलत भाई, 10 डिग्री के राइज पे रेट डबल हो रही है, यानी कि 2R से हो जाएगी 4R। बात समझो, अगर 30 से 40 कर दिया, 10 डिग्री राइज पे रेट डबल हो रही है, यानी कि 8R। ऐसे मत करना 1R 2R 3R 4R, ऐसे नहीं चल रहा है, रेट डबल हो रही है टेम्परेचर 10 डिग्री बढ़ने के साथ में, ठीक है। बात समझ में आ गई? ठीक है, कॉपी करें इसको फटाफट, फिर हम मूव करते हैं हमारे अगले टॉपिक पे। लिख लिया? अब आप हेडिंग डालें। जो हम टॉपिक अब हम स्टार्ट कर रहे हैं, ये टॉपिक आपने पहले भी पढ़ा हुआ है, ठीक है। ये है मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। अब देखो ये आपने कहाँ पढ़ा है, ये टॉपिक याद करो, आपने स्टेट्स ऑफ मैटर में आपने इस टॉपिक को पढ़ा है कि जब हम टेम्परेचर को चेंज करते हैं तो कैसे जो है VRMS चेंज होता है, याद आ रहा होगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर भी उस कर्व के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करना है, क्योंकि हम इसको पहले डिस्कस कर चुके हैं। बस हमें क्या करना है, यहाँ पर रेट से रिलेटेड चीज़ें डिस्कस करनी है। तो देखें, एक मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, ठीक है, किसके बीच में, देखो वहाँ पर ग्राफ, वहाँ पर भी फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स के बीच में था, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पर है टेम्परेचर, ठीक है, सॉरी टेम्परेचर नहीं, एनर्जी।
एनर्जी। ठीक है, अब आप देखें किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर हम एक ग्राफ बनाएंगे, फिर किसी दूसरे टेम्परेचर पर हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ठीक है, ये हमें करना है। तो देखें भाई, आपको सपोज किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर अच्छा यहाँ एक और वैल्यू हम लिख रहे हैं, चलो उसको बाद में लिख लेंगे। देखो किसी एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर किसी जो फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ है वो कुछ इस तरीके से है। ठीक है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का ग्राफ कुछ इस तरीके से है। ठीक है, अब देखो हम यहाँ पर एक वैल्यू, एक टर्म लिख रहे हैं EA। ठीक है, ये EA क्या है? एक्टिवेशन एनर्जी। भाई ये एक्सेस किसका है? एनर्जी का। आप मेरी राइटिंग बना जाए, मैं बोल भी रहा हूँ साथ में। ठीक है, ये एनर्जी है, ये फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का एक्सेस है। ये जो है ये E है, यानी कि इस तरफ एनर्जी EA से कम है और इस तरफ एनर्जी EA से ज़्यादा है। देखो आपको दिख रहा होगा कि जो इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स भाई EA से ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। ठीक है, इतने फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स EA से ज़्यादा एनर्जी वाले हैं। ठीक, अब अगर हम टेम्परेचर बढ़ा दें, तो उसका मैं ग्राफ ये वाला बना रहा हूँ। तो ऐसा ऑब्जर्व किया गया, देखो ये ग्राफ है T+10 का, यानी कि टेम्परेचर बढ़ा दिया हमने। तो देखो भाई कैसे रेट चेंज होती है, ये मैक्सवेल बता रहे हैं कि जब हम टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं तो कैसे रेट चेंज होती है। तो जब मैक्सवेल ने ज़्यादा टेम्परेचर T+10 वाला ग्राफ बनाया तो ग्राफ कुछ इस तरीके का आया। अब आप समझो, देखो इस ग्राफ में ये E है तो यही है, देखो कांस्टेंट है, लेकिन ये मॉलिक्यूल्स तो आ ही रहे हैं, लेकिन बताओ साथ में कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी आ गए क्या? बताओ क्या एडिशनल मॉलिक्यूल्स भी आ गए जिनकी एनर्जी E से ज़्यादा है ना? और बताओ क्या अगर मॉलिक्यूल्स बढ़ गए जिनकी एनर्जी E से एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा है, तो बताओ क्या रेट भी बढ़ेगी? क्या K की वैल्यू बढ़ेगी और फिर रेट बढ़ेगा क्या? है ना, बात समझ में आ रही? तो ये मैक्सवेल ने भी प्रूव कर दिया था अपने ग्राफ के थ्रू। ठीक है, मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, तो देखो ये इसका ग्राफ हो गया। आप चाहें तो लिख भी सकते हैं यहाँ पर, देखो नॉर्मली शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं हम। देखो ये जो मॉलिक्यूल्स है इसको मैं लिख रहा हूँ एडिशनल मॉलिक्यूल्स with E is greater than equal to EA। एडिशनल मॉलिक्यूल्स with E is greater than equal to EA, ये आपको दिखाई देगा, है ना, दिख जाएगा आपको ये। ठीक है, तो देखो ये हो गया मैक्सवेल का ग्राफ। भाई पहले इतने ही मॉलिक्यूल थे जो आपको रेड पार्ट से दिख रहे हैं, तो जब आप टेम्परेचर बढ़ाया तो रेड पार्ट वाले मॉलिक्यूल्स तो अभी भी हैं, लेकिन कुछ एडिशनल मॉलिक्यूल्स और आ गए हैं, उसकी वजह से K बढ़ेगा और रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। और ये भी हो गया हमारा मैक्सवेल्स डिस्ट्रीब्यूशन कर्व। ठीक है, फटाफट से कॉपी करें, लिख लिया होगा। देखो आज के लेक्चर का हम लास्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं। लास्ट टॉपिक है, देखें वेरिएशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विद टेम्परेचर। ठीक है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो है वो टेम्परेचर के साथ कैसे वेरी करता है। ठीक है, और ये चीज़ हमने केमिकल इक्विलिब्रियम में भी देखी थी। ठीक है, लेकिन वहाँ पर हमारे पास रीज़न नहीं था कि जो K होता है वो सिर्फ क्यों टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो देखो यहाँ पर हमारे पास हम एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन अज्यूम कर रहे हैं, A गिव्स B। ठीक है, ये एक इक्विलिब्रियम रिएक्शन है और इसका फॉरवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट और बैकवर्ड डायरेक्शन का रेट कांस्टेंट। ठीक है भाई, आप सभी जानते हैं कि जो K इक्विलिब्रियम होता है कॉन्सेंट्रेशन के लिए हम उसको Kc बोलते हैं, ये होता है KF/Kb। ठीक है, और देखो हम यहाँ पर KF की वैल्यू लिख सकता हूँ मैं, KF इज इक्वल टू देखो भाई फॉरवर्ड का अलग आरएनएस कांस्टेंट होगा और बैकवर्ड का अलग होगा, तो AF इंटू e⁻ EAF फॉरवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी अपॉन RT, और KB इज इक्वल टू AB EAB, ध्यान रखना है B लिखा हुआ, EAB अपॉन RT। ठीक है, फॉरवर्ड रिएक्शन की और बैकवर्ड रिएक्शन की एक्टिवेशन एनर्जी हमने लिख दी है। अब देखो जो आप KC भी लिखोगे, KC देखो क्या होगा, KC इज इक्वल टू KF/KB होता है, KF/KB यानी कि AF e⁻ EAF/RT अपॉन AB e⁻ EAB/RT। ठीक है, तो देखो KC क्या हो जाएगा, अब KC इज इक्वल टू मतलब AF/AB को क्या मैं एक नया कांस्टेंट बोल दूंगा। ठीक है, इसको सिर्फ मैं A लिखूंगा। ठीक है, और e⁻ बताओ ऊपर जाएगा तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और ये नेगेटिव ही रहेगा,
बताओ, देखो ये ऊपर गया तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, लेकिन मैं माइनस कॉमन लेके लिख रहा हूँ, तो ये EAF माइनस EAB अपॉन RT। देखो EAF माइनस EAB, देखो ये ऊपर जाता तो ये ऑफकोर्स ये पॉजिटिव हो जाता, लेकिन हमने उसमें भी माइनस कॉमन ले लिया तो ये टर्म ऐसे ही रहेगा। और इसको मैंने ऐसे क्यों लिखा है, क्योंकि देखो ये डेल्टा H होता है, ठीक है। तो KC इज इक्वल टू A e⁻ माइनस डेल्टा H अपॉन RT। और ध्यान रखो, याद आया होगा आपको कि ये एक्सप्रेशन हमने इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में लिखा था, ठीक है। तो ये हो गया आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का एक्सप्रेशन, KC इज इक्वल टू A इंटू e⁻ माइनस डेल्टा H अपॉन RT। अब देखो वही नॉर्मल सी चीज़ है कि अगर मैं टेम्परेचर T1 पे बात कर रहा हूँ तो इसको मैं KC1 लिखूँगा, और टेम्परेचर T2 पे इसको मैं KC2 लिखूँगा, ठीक है। तो अब भाई आप वही नॉर्मल सी चीज़, जब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे जैसे अभी हमने किया था, तो मैं पूरा नहीं लिखूँगा, ये आएगा फाइनली डेल्टा KC2 अपॉन लॉग KC2 अपॉन KC1 इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन, क्योंकि लॉग है तो 2.303 R 1 अपॉन T1 माइनस 1 अपॉन T2, ठीक है। और ये हो गया हमारा इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वेरिएशन किसके साथ, टेम्परेचर के साथ, ठीक है। तो देखो आज के लेक्चर में इतना ही हम रख रहे हैं, ठीक है, सफिशिएंट है, काफ़ी आज के लेक्चर में हमने कवर कर लिया है। ये लगभग हमारी आज के लेक्चर में पूरी कोलिजन थ्योरी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। तो आप इसको आप इसके क्वेश्चंस को कर सकते हैं जो मॉड्यूल में क्वेश्चन से टेम्परेचर से रिलेटेड वाले, ठीक है। तो ट्राई करना, रिवाइज करना, और मोस्ट प्रोबेबली हम कोशिश करेंगे, क्योंकि चैप्टर बिल्कुल लास्ट पे है, हम नेक्स्ट लेक्चर में हम रिएक्शन मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, और उसके बाद हम चैप्टर को क्लोज करेंगे, ठीक है। तो जो मोस्ट प्रोबेबली हम नेक्स्ट लेक्चर में हम चैप्टर हमारा कंप्लीट कर लेंगे। तो आप इसको रिवाइज करें, प्रैक्टिस करें, हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास और यहाँ से आगे कंटिन्यू करते हैं।